नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो ये शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आपने स्पीकर्स में सुना होगा है ना कि स्टीरियो साउंड है, चारों ओर से आता है, हर डायरेक्शन से आता है, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट कुछ है, यहां पर स्पेस से कुछ लेना देना है। तो जी हां, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। आइए देखते हैं क्या। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, एंड द सेम सीक्वेंस, किसके सीक्वेंस, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स हैं इनका सीक्वेंस भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन अगर फर्क कहीं पर आता है तो वो है डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशंस। अगर स्पेशल अरेंजमेंट की बात करूं मैं, अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके स्पेशल अरेंजमेंट की हमें बात करनी होगी तो ये यहां पर अलग होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सीक्वेंस एटम्स का जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड हैं वो सेम होगा, लेकिन चेंज यहां पे हमें दिखेगा स्पेशल ओरिएंटेशन में इन पर्टिकुलर एटम के। और यदि ये दिख जाए तो वहां पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये एग्जांपल है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। are known as stereoisomers and the isomerism exhibited by them is called as stereoisomerism। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ठीक है। उसके बाद होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार आप इस पे नजर डालिए। ये जो डेफिनेशन है, ये जो यहां पे शब्द लिखे हैं, कहां पे अलग कहां पे सेम, इसे आप पहले एब्जॉर्ब करिए, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो इनमें सबसे पहला आता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर विच इंटरकन्वर्ट ओनली विद डिफिकल्टी अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में ये डिफिकल्टी से इंटरकन्वर्ट होते हैं एंड दस कैन बी सेपरेटेड आर नोन एज कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। और बाद में आप इन्हें सेपरेट भी कर सकते हो, ये आपस में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब देखो आगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर यूजुअली इन्वॉल्व्स अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। आपको ध्यान देना है इस चीज पर कि ये एक बॉन्ड ब्रेकिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है। यहां पर बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। किस तरीके से होता है भाई यहां पर? अब एक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो शब्द है यहां पर ये बताता है कि आर एंड एस, आर एस नोमेनक्लेचर एक होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, नो डाउट आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानो कि दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक होता है आर, एक होता है एस, ठीक है। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन से हम उसे जज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी चीजें हैं। देखो भाई, इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर यूजुअली इन्वॉल्व्स अ बॉन्ड ब्रेकिंग। आइए एग्जांपल देखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे है एक हाइड्रोजन और यहां पे है CH3, यहां पे मैंने लगाया है CH3 और यहां पे लगा दिया है C2H5, ठीक है। यहां पे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं भाई, यहां मैंने OH लगा दिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्ट होते हैं, ये CH3 जाएगा इधर, ये हाइड्रोजन जाएगा उधर, है दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पे अलग हो जाता है। यहां पे OH है ना, OH है, यहां हाइड्रोजन, यहां पे CH3 और यहां पे C2H5। देखने से ये सेम लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। ऐसे ही एक कैंसर वाला है, एक मॉलिक्यूल है जिसके कारण कैंसर होता है, एक मॉलिक्यूल है जिससे दवाइयां बनती है, और जब हमने वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, आर का एस कर दिया, तो वो अब एक पॉइजन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि ये है बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स एक दूसरे के। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं। देखिए CH3, यहां पे बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH3, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन। इसका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर मैं बना देता हूं, ये CH3 को इधर, ये हाइड्रोजन इधर। अब ये बन चुका कुछ इस तरीके से, CH3 बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे है हाइड्रोजन और यहां पे है CH3। अगर आपको सिस ट्रांस पता है तो ये एक सिस है और ये एक ट्रांस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सिस ट्रांस, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, क्योंकि यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है, इसका भी और उसका भी। तो बात साफ है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की अगर हम बात करें तो ये फर्दर दो बड़े बड़े टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे पहला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दर्शाएगा ऑप्टिकल को और ये दर्शाएगा ज्योमेट्रिकल को। दोनों को हम लोग आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट इसे देख लें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या आप जानते हैं पीपीएल मतलब क्या होता है? पागलपन प्रीमियर लीग नहीं, पीपीएल मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक तरीके की लाइट होती है जिसे हम लोग यूज करते हैं जानने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और ये बेसिकली अभी हम देख रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। अ कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि पीपीएल, एक ऐसा कंपाउंड जो कि पीपीएल को रोटेट कर दे, इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई गिवन कंपाउंड जो भी आपने लिया है, फलाना ढिमकाना, और अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से ये पीपीएल जाती है और वो रोटेट हो जाती है, तो आपका जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वरना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। A compound that does not rotate the plane of polarized light is said to be optically inactive। सीधी सी बात है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट। What is plane polarized light? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। Ordinary light consisting of electromagnetic waves that oscillate in all planes perpendicular to the direction in which the light travels। मतलब अब देखिए, सारे डायरेक्शन में ये जाएगी, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, सारे डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके अंदर होती है, दैट ऑसिलेट इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। पासिंग दिस लाइट थ्रू अ पोलराइजर अलाउज द लाइट इन ओनली वन प्लेन टू कम थ्रू। अब होता क्या है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसके सामने यहां पर एक पोलराइजर रखा जाता है। ये पोलराइजर क्या करता है? इसे केवल एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, यही ये लोग कह रहे हैं। पासिंग दिस लाइट थ्रू अ पोलराइजर अलाउ द लाइट इन ओनली वन प्लेन टू कम थ्रू। ठीक है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक ही प्लेन में है। लाइट दैट ऑसिलेट्स इन अ सिंगल प्लेन, एक ऐसी लाइट जो कि एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट हो रही है, इसे हम कहेंगे प्लेन के द्वारा पोलराइज हो गई लाइट, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद ये सब जो मामला है ये हम और आगे बढ़ाएंगे। ये चीजों को मैं और बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये कैसे बनती है ना। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहां पे लाइट होगी, वो एक पोलराइजर के थ्रू जाएगी और पोलराइजर के थ्रू पोलराइज होने के बाद वो किसी एक प्लेन में ट्रैवल करेगी और फिर जाके ये किसी पर्टिकुलर कंपाउंड पे गिरेगी। और अगर ये वहां पर जाकर हो जाती है चेंज अपनी डायरेक्शन में, तो यहां पर आपका जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यदि नहीं होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ये सब क्या था, आइए डायग्रामेटिक देखते हैं। अच्छा, इसके पहले एक पोलैरिमीटर क्या होता है ये देख लेते हैं। अ पोलैरिमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू ट्रैवल थ्रू अ सैंपल ट्यूब कंटेनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो यार, ये पढ़ने के पहले मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था, तो आईआईटी बॉम्बे में सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, सारी फैसिलिटीज है। तो वहां पर एक कमरे के अंदर एक बड़ी सारी मशीन रखी हुई है, एक बड़ी सारी बहुत बड़ी मशीन है। वो लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए की एक मशीन है। इस मशीन में देखा जाता है कि जो भी पर्टिकुलर सैंपल है, सपोज आप कल जाकर एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड मेरे पास लाकर देंगे, तो वो कंपाउंड मैं बता सकता हूं कि वो क्या है, कैसे, वो मशीन में डालकर। तो वो मशीन में जब वो कंपाउंड जाता है, एकदम पतली सी एक ट्यूब होती है, बहुत महंगी होती है वो, एक ट्यूब 5-5 हजार की आती है। ठीक है, तो वो ट्यूब मैंने खुद यूज की है। अब वो ट्यूब में आपको उस कंपाउंड को डालना होता है, उसके बाद कुछ स्टेयर्स होती है, 4-5 स्टेयर्स चढ़कर आपको आगे जाना है, और फिर वो बड़े सारे मशीन में आपको वो उसे एक जगह है वहां पे डालनी है, फिर उसे लॉक करना है, फिर नीचे आना है, फिर बाकी सारी चीजें कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। तो उसके बाद कुछ वहां पे ग्राफ आते थे, और उस ग्राफ से हम लोग स्टडी करके पीक्स आते हैं, है ना, पीक्स आते हैं, इसे हम लोग एनएमआर कहते हैं, राइट। तो एनएमआर ये टेक्निक यूज होती है वहां पर जानने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर यहां पर कंपाउंड है।
तो उसके बाद में वो पीक से हम लोग जज करके कितने हाइड्रोजन होंगे, कहाँ होंगे, कितने डबल बॉन्ड्स होंगे, किस तरीके से होंगे, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे, ऐसे करके हम लोग मॉलिक्यूल को पता करते थे उस ग्राफ से कि कौन सा मॉलिक्यूल ये है, कौन सा कंपाउंड ये है। ठीक है, तो ये एनएमआर बहुत ही बड़ी एक खोज थी, जो कि अगर आपको देखने के लिए मिल जाए वो मशीन तो आप भी, है ना, मतलब अच्छा रहेगा, आप खुश नसीब हो तो देख पाओगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है उसे काम करना, उस पर यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो जी हाँ, ये एक शेयर करना चाहता था मैं आपके साथ, तो कर लिया है। अब ये पोलैरिमीटर भी कुछ ऐसा ही है, ये भी यही काम करता है। और ये जो सैंपल ट्यूब है ना, इससे मुझे याद आया, वो इसलिए मैं आपको बताया कि एक ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब देखी होगी आपने, मोटी सी होती है, उसे और पतली कर दो और मोटी थिक कर दो। ठीक है, तो थिक कर दिया जैसे ही और छोटी कर दिया हमने उसको, तो ऐसी होती है ये सैंपल ट्यूब। तो इस सैंपल ट्यूब में कोई कंपाउंड डाला जाता है और फिर बाद में वो एक पोलैरिमीटर में डाला जाएगा, और अब ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये वहां से ट्रांसफर की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि पर्टिकुलर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा चलो अब बढ़ते हैं आगे। ऑर्डिनरी लाइट ये रही। ठीक है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसमें सारे प्लेन्स में रोटेट हो रही है। अब जैसे ही हम इसे किसी पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे, एक यहां पर हमने पोलराइजर लिया है निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म ये पोलराइजर यहां पर लिया है। अब ये पोलराइजर के थ्रू जाने के बाद पहले यहां पे आप देख रहे हो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, सारे डायरेक्शंस में जा रही है। लेकिन जैसे ये पोलराइजर के थ्रू होके गुजरती है, अब आप देख रहे हैं कि मात्र एक प्लेन में यहां पर ये ट्रैवल कर रही है, ये रहा वो प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में ये ट्रैवल कर रही है और उसके बाद अब ये जो लाइट है, मैं किसी अपने गिवन सॉल्यूशन पे, जो मुझे नहीं पता है वो सॉल्यूशन पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और बाद में मुझे पता चलेगा, अगर वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर उसका प्लेन ये है और अगर वो उसे इस तरीके से रोटेट कर दे, तो ये एंगल से मैं पता लगाऊंगा कि क्या मेरा गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं। सारा खेल हो रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाती है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, यदि नहीं होती है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। क्या बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया है कि भैया प्लेन पोलराइज्ड लाइट का किस तरीके से किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने या ना होने पे जिम्मेदारी उठाता है। तो इस तरीके से है, एक बार फटाफट इसे देख लो, नोट कर लो, बना लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के हम लोग कुछ फीचर जान लेते हैं भाई। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा के एंगल से इसे रोटेट करता है, ये हमने आपको यहां पर भी बताया था। ये देखो, थीटा के एंगल से रोटेट हो जाता है, राइट, विच इज मेजर्ड इन डिग्रीज। डिग्रीज में हम इसे मेजर करते हैं, इज कॉल्ड एज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन होती है जो हमने देखी है, राइट। जब किसी पर्टिकुलर प्लेन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां पर थी और जब हमने उस पर्टिकुलर पीपीएल को किसी एक कंपाउंड से पास करवाया, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन था वो चेंज हो गया, वो थोड़ा सा रोटेट हो गया। अब वो कितने एंगल से रोटेट हुआ उसे हम कहते हैं थीटा, और ये जो थीटा है इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इन डिग्रीज। क्लियर है? और उसके बाद हम इसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन। उस रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड रोटेशन कहते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यहां पर बात एकदम सीधी सीधी हो जाती है, जो प्लेन में पहले वो थे वही प्लेन में आपको बाद में नजर आएंगे, वहां पर कोई थीटा का एंगल नजर नहीं आएगा क्योंकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। इफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज। अब यहां पर भी थोड़ा सा वेराइटी है, यदि क्लॉकवाइज करता है तो क्या, यदि एंटी क्लॉकवाइज करता है तो क्या है देखिए। यदि क्लॉकवाइज करता है तो इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिप्रेजेंटेड बाय डी, या फिर एक पॉजिटिव के साइन से हम लोग इसे रोटेट करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी। अब वो ग्लूकॉन डी का डी क्या है? यही है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है, किसे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसीलिए ग्लूकॉन डी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ग्लूकॉन डी इस तरीके से होता है। इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिप्रेजेंटेड बाय डी और पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड, इफ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी रिप्रेजेंटेड बाय एल।
या फिर हम कहेंगे माइनस, एल से या फिर माइनस से, ठीक है। तो ये दोनों साइंस होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का छोटा वाला डी या फिर प्लस, लीवो रोटेटरी का छोटा एल या फिर माइनस। तो ये बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो है स्पेसिफिक रोटेशन की। ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, देखो, सिंस द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, अभी अभी हमने देखा कि जो रोटेट हो रही थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। वो जो थीटा का एंगल आ रहा था ना, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, ऑब्जर्व्ड रोटेशन कह रहे थे। डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड रोटेशन, यानी कि थीटा की ये लोग बात कर रहे हैं। जो थीटा है डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, जो कॉन्सेंट्रेशन है सैंपल का जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वहां पर, ठीक है, अपने पोलैरिमीटर में। लेंथ ऑफ द ट्यूब पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, आइए देखिए। सबसे पहला यहां पर सैंपल पे डिपेंड करता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। इसके अलावा लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है भैया ट्यूब की। इसके बाद में जो वेवलेंथ है ये कितना है, ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद में यदि देखा जाए तो टेम्परेचर पर भी काफी अच्छा डिपेंड ये करता है रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहे हैं। टू स्टैंडर्डाइज द ऑप्टिकल रोटेशन डेटा, द क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन इज यूज्ड। अब इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या किया है, स्पेसिफिक रोटेशन निकाला है। कैसे निकाला है, यहां पर थीटा लेकर, ठीक है। यहां थीटा अपॉन आप देख रहे हैं सी इंटू एल लिखा हुआ है। ये सी और एल क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन मतलब थीटा, ये हमें पता है। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, सीधी सी बात है। और यहां पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है ग्राम्स पर ml, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लेंगे, ग्राम्स पर ml। कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दिया गया है ग्राम्स पर ml, लेंथ दी गई है ट्यूब की डेसीमीटर में, और थीटा यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन है। यदि ये तीनों वैल्यूज आपके पास है तो आप स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन व्हेन, देखो आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये बराबर होगा ऑब्जर्व रोटेशन के, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इज 1 ग्राम्स पर ml। 1 ग्राम, 1 ग्राम का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 ml के अंदर, और साथ ही में लेंथ ऑफ द ट्यूब जो होगी 1 dm होगी, 1 डेसीमीटर होगी। टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और वेवलेंथ की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 589 नैनोमीटर होनी चाहिए। यदि ये सारी क्वांटिटीज वहां पर ओबे होती है तो आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो बराबर हो जाता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन के। तो इस तरीके से हमने और कुछ चीजें देखी, मतलब बेसिकली हमने स्पेसिफिक रोटेशन यहां पे क्या होता है वो देखा, उसका फॉर्मूला हमने देखा। थीटा मतलब क्या है, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, एल मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब है, ये हमने देखा। कौन से पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है वो भी हमने देखा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है क्या, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। और आपका स्पेसिफिक रोटेशन कब बराबर होता है आपके ऑब्जर्व रोटेशन से, वो कब होगा, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml होगा, आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, आपकी ट्यूब की लेंथ 1 dm होगी यानी 1 डेसीमीटर होगी, और जो वेवलेंथ है वो यहां पे 589 नैनोमीटर की यदि होती है तो आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो बराबर होगा किसके, ऑब्जर्व्ड रोटेशन के। तो आई होप आपको स्पेसिफिक रोटेशन क्या है ये अच्छा खासा अभी तक पता चल चुका होगा। एक बार फटाफट से नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है कायरल सेंटर मतलब क्या होता है। कायरल सेंटर से क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं। एक ऐसा सेंटर, अब देखिए कार्बन का यहां पे सारा खेल है। एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, 4 अलग अलग एटम्स, 4 अलग अलग एलिमेंट्स कह लो, एटम्स कह लो, फंक्शनल ग्रुप कह लो, ये लगे हुए हैं अगर, तो वो सेंटर कायरल सेंटर कहलाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं ये देखो, ये रहा एक कार्बन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 4 अलग अलग फंक्शन ग्रुप लगा दूं, ये है ए, ये है बी,
ये है C और ये है D, ठीक है। तो जो ये ABCD है ये आपस में सेम नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C इज नॉट इक्वल टू D, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर ये इक्विवेलेंट नहीं है तो ये जो सेंटर है ये क्या है, ये एक कायरल सेंटर है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कायरल सेंटर, कायरल कार्बन कह लो, कायरल सेंटर कह लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक कायरल सेंटर है। ध्यान से देना है, टेट्राहेड्रल सेंटर सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स नोन एज कायरल सेंटर। एक ऐसा टेट्राहेड्रल सेंटर जो कि आपस में चारों साइड से अलग अलग ग्रुप से कंपेयर करके अगर देखें तो वहां पर अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा, सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा। तो उस सेंटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग इसे कायरल सेंटर कह सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस एस्ट्रिक्स, ठीक है। ये साइन से हम लोग एस्टेरिक हम इसे कहते हैं, ये साइन हम लोग यहां पर लगाते हैं यदि हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसके चारों साइड से अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो चलिए और एग्जांपल देखिए, यहां पे लगाता हूं CH3, यहां पे लगाता हूं हाइड्रोजन, यहां पे लगाता हूं OH, यहां पे लगाता हूं C2H5। चारों अलग अलग है। क्या ये सेंटर कायरल सेंटर है? जी हां, ये सेंटर कायरल सेंटर है। क्लियर बात है। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको दिखेगा कई बार, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। क्या ये कायरल सेंटर है? जी हां, ये भी एक कायरल सेंटर है। CC लिख रहा हूं मैं, कायरल सेंटर, और ये रहा इसका सिंबल, ठीक है। तो ये भी कायरल सेंटर। तो इस तरीके से होते हैं कायरल सेंटर। ध्यान देना है, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीज आप समझ ले, नोट कर ले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सबसे पहला तो हम लोग बनाएंगे यहां पर ग्लूकोज। जी हां, क्या बनाएंगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। सीधी है लाइन है जी, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक। ओके, अब ध्यान देना है भाई, यहां पर ग्लूकोज में होता है यहां पे CHO, यहां पे होता है CH2OH। क्लियर है। इसके बाद में यहां पर होता है 1 2 3 एंड 4, टोटल 6 कार्बन हो गए। यहां पर है OH, यहां पे है H, यहां पे OH, यहां पे है OH, ठीक है। यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, और यहां पे H नहीं, यहां OH होगा, और यहां पे H, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कायरल सेंटर कहां कहां मौजूद है, ठीक है। हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इस चीज को। एक तो ये होगा, राइट। आपको बताना है कि चारों जो कार्बन्स मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, क्या वो चारों के चारों कायरल सेंटर्स हैं या फिर नहीं। तो आंसर है जी हां, बिल्कुल सारे के सारे यहां पर क्या है, ये कायरल सेंटर्स हैं। आप देखेंगे यहां पर अगर, तो चारों ओर आपको चारों बॉन्ड्स पर अलग अलग ग्रुप्स है, ठीक है। यहां पर भी अलग अलग हैं, यहां पर भी अलग अलग हैं, और यहां पर भी अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है। मतलब अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज की, तो इसमें 4 कायरल सेंटर्स होते हैं, 4 कायरल सेंटर मौजूद होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। अब फ्रुक्टोज के साथ क्या होता है, इन लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, राइट। तो फ्रुक्टोज में कुछ इस तरीके से होता है चेंज, यहां पे है OH, और यहां पर होता है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर लगे हुए अब आपको मिलेंगे इधर CH2OH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहां पर OH इधर, यहां हाइड्रोजन, यहां OH और यहां OH, ठीक है। तो कायरल सेंटर्स यहां पे अब कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्लूकोज। कायरल सेंटर यहां पे रहेगा ये 1 2 3। आप देखिए अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, देखिए बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, शांति से देखिए, अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, और इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं, मैं इसे कायरल सेंटर कह रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात फ्रुक्टोज की करूं, फ्रुक्टोज की यदि हम बात करें, तो यहां पर कितने हैं, 3 कायरल सेंटर्स हैं,
3 कायरल सेंटर्स फ्रुक्टोज में मौजूद होते हैं। अब चलिए एक ऐसे ही कंपाउंड देख लेते हैं भाई, उसमें से फिर हम लोग जज करेंगे कि कितने कायरल सेंटर वहां पे मौजूद है। चलिए बताइए इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना कायरल सेंटर आपको मिल रहा है। क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं, यहां कार्बन सेम तरीका है यहां पे, ठीक है, नहीं। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, और फटाफट मुझे 1 मिनट में बताइए कि कितने कायरल सेंटर यहां पे मौजूद है। अगर आपको पता चल चुका है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, वरना मैं बता देता हूं। यहां पे टोटल में कायरल सेंटर अगर देखें तो मात्र 1 कायरल सेंटर है, जो कि ये कार्बन, ठीक है, सिर्फ 1 कायरल सेंटर है। यहां पे कितने थे? 3, राइट। यहां पर कितने थे? 4, ग्लूकोज में 4, फ्रुक्टोज में 3। ये है इनके कायरल सेंटर्स, 1 2 3 4, 1 2 3, और यहां पर मात्र 1 कायरल सेंटर है। अब मैं आपको एक टास्क दूंगा, एक होमवर्क दूंगा, जो कि आप आंसर उसका मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और मैं स्वयं जाकर आपके आंसर चेक करने वाला हूं। तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, फिर देता हूं मैं आपको कुछ होमवर्क। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपने टेट्राहेड्रल अमोनियम आयन के बारे में सुना है? टेट्राहेड्रल अमोनियम आयन मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखिए, नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पे लगाया हाइड्रोजन, यहां पे लगा दिया मैंने CH3, और यहां पे लगा दिया मैंने C2H5, और यहां पे मैं लगा देता हूं कुछ भी एक कंपाउंड OH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 4 बना लिए, लेकिन क्या बना सकता है वो 4? जी हां, बना तो सकता है, लेकिन अनस्टेबल होता है। तो ये नाइट्रोजन वाला आयन है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये भी एक कायरल सेंटर है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के चारों ओर यहां पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स या फिर अलग अलग यहां पर कंपाउंड्स प्रेजेंट है, अलग अलग चीजें हैं, राइट। यहां पे हाइड्रोजन है, OH है, C2H5 है, CH3 है। तो ये भी एक कायरल सेंटर है, नो डाउट। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर आपको देता हूं, आपको बताना है कि वो कायरल सेंटर वहां पे कितने हैं मौजूद है, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया आपका। इसके बाद इसमें बताना है आपको, ये रहा आपका पहला होमवर्क, ये रहा आपका दूसरा होमवर्क, और यहां पे बना रहा हूं आपका तीसरा होमवर्क। ध्यान से देखना है, यहां पे है 5 मेंबर्ड एक रिंग, ये आपका एक और कंपाउंड, ठीक है। तो आप बताएंगे कि यहां पर और यहां पर कितने कायरल सेंटर मौजूद है, ये आप बताएंगे। चलिए फटाफट सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, जो चीज कायरल नहीं होती है, जो कार्बन कायरल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग अकायरल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक रिंग की बात करूं, तो यहां पर मैं एक रिंग बना रहा हूं, ध्यान से आपने देखना है। यहां पर मैं एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे है क्लोरीन और यहां पे है हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए यहां पर सेम पार्ट नजर आ रहा है, यहां पर सेम पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है? अकायरल। ये जो सेंटर है ये अकायरल है, ठीक है। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर कंपाउंड में यहां पे क्या है? Cl है और यहां पे हाइड्रोजन, मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है। और अब यदि मैं इसे बीच से डिवाइड कर देता हूं इक्वली,
ठीक है, मैंने क्या किया, इसे बीच से डिवाइड कर दिया यहां पे इक्वली। तो अब मुझे बताइए कि क्या यहां पर ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है ये कायरल है या फिर नहीं। तो ये एक कायरल कंपाउंड है, क्योंकि आप देखेंगे यहां से ये अलग चीज है, यहां से ये अलग चीज है, Cl और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, तो ये कायरल कंपाउंड है और यहां पर एक कायरल सेंटर मौजूद है जो कि ये रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, एक और एग्जांपल देखिए भाई, यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग ही है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक CH3 लगा दूं, राइट, मुझे आप बताइए कि क्या ये कायरल सेंटर है या फिर नहीं। चलो टाइम ले लो थोड़ा सा, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने तो अभी तक बताया था कि नाइट्रोजन के पास 4 अलग अलग चीजें होनी चाहिए तो ही हो सकता है, तो यहां पर तो है ही नहीं, यहां पर क्या है, 3 ही है। तो उसके हिसाब से अगर आप सोचो तो आप गलत हो। लेकिन अगर आपको ये अकायरल नजर आ रहा है तो ये जरूर अकायरल है, लेकिन इसके पीछे रीजन अलग है। ये देखिए, ये जो CH3 है एक्चुअली जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर CH3 और यहां पे नाइट्रोजन के टकले पर जो लोन पेयर है वो। ठीक है, यहां से आप इसे इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इक्वली डिवाइड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि भैया दोनों साइड में अगर देखा जाए तो यहां पर और यहां पर सेम चीजें मौजूद है और इसीलिए ये कायरल सेंटर नहीं है, राइट, और इसी कारण से हम इसे अकायरल कहेंगे, अकायरल कहेंगे। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर कंपाउंड में मैं यहां पर कुछ चेंजेस कर देता हूं, ठीक है, यहां पर CH3 है और यहां पर है लोन पेयर, यदि यहां पे मैंने एक CH3 लगा दिया, अब आप इसे इक्वली डिवाइड कीजिए भाई, ये इक्वली डिवाइड किया, यहां पर अलग है और यहां पर कोई CH3 नहीं है, तो यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये कायरल है। और इसका कायरल सेंटर कहां पर मौजूद है, तो कायरल सेंटर है यहां पर, ये रहा। ठीक है, यहां पर कहां है, ये रहा। क्या बात समझ में आ रही है? कायरल सेंटर किस तरीके से आपको जज करना है, एक बार यार इस पे नजर डाल दो, नोट कर लो अपने बुक्स में, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब कुछ मैं होमवर्क आपके लिए देना चाहता हूं, अच्छा खासा बढ़िया, ताकि आप उसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं कि क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा हुआ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, कि कितने कायरल सेंटर्स मौजूद है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, A, B, C, D एंड F। ई रह गया क्या? चलो ठीक है, F, A, B, C, D और F, यहां पर इतने स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, A, B, C, D, F, यहां पर 4 है, ठीक है, 5 है, तो पांचों के आप कितने कायरल सेंटर्स मौजूद है, ये फटाफट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितने कायरल सेंटर्स मौजूद है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। A मॉलिक्यूल हमारे पास है, B मॉलिक्यूल है, C है, D है। देखिए भाई, बताइए आंसर, टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करिए अभी, तुरंत करके देखिए सॉल्व, क्या आंसर आता है। कितने कायरल सेंटर यहां नजर आ रहे हैं, कितने कायरल सेंटर यहां नजर आ रहे हैं, यहां नजर आ रहे हैं, यहां नजर आ रहे हैं, इसे मैं E कर देता हूं, राइट, A, B, C, D, E, 5 हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं। कितने कायरल सेंटर्स यहां पे मौजूद है ये आपको देखने हैं फटाफट। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 10 है, करोड़ है, ठीक है, कितने हैं बताना है। और चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा अभी तक कितने कायरल सेंटर मौजूद है यहां पर, और अगर हां सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको बता दूं ये रहे इसके आंसर्स। यहां पे मैं इसे कर देता हूं E, यहां पे है 2। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास में कितने कायरल सेंटर्स हैं, यहां पर 3 कायरल सेंटर्स हैं, कौन से हैं ये आप देखिए। उसके बाद में अगर बात करें यहां पर B की, तो यहां पर भी 3 है, यहां पर है 4, उसके बाद 4 और यहां पे है केवल 2 कायरल सेंटर्स। तो वो कायरल सेंटर्स कौन से हैं ये आपको परिश्रम करना है, दृढ़ निश्चय बनाकर परिश्रम करना है और अपना दिमाग के घोड़ों को दौड़ाकर ये बताना है कि कौन से कायरल सेंटर्स होंगे। मैंने हिंट के लिए आपको यहां पे आंसर्स दे दिए हैं, आप इससे जज करिए, इससे आप देखिए कि भैया क्या आप जो कायरल सेंटर्स यहां पर देख रहे थे, सोच रहे थे, क्या वो है भी या फिर नहीं, है ना। कंपेयर करना है कितने कायरल सेंटर्स आपको मिल रहे हैं और कितने कायरल सेंटर्स मैंने यहां पर बताए हैं, उससे कंपेयर करना है और जानना है कि हम कहां पे गलत हो रहे हैं। खुद से जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक नहीं सीखोगे, ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि
जब तक कोई चीज हम लोग खुद से करके नहीं देखते तब तक वो नहीं हो पाती, तब तक हम उसे नहीं सीख पाते हैं, राइट। हमें खाना खाना बहुत पसंद है, खाना खाते हैं सुबह शाम रात दिन भर खाना खाते रहते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए कि खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा तो क्या आप खाना बना पाएंगे आराम से? नहीं, गलतियां होगी, कभी नमक ज्यादा हो जाए, कभी मिर्च ज्यादा हो जाएगी, कभी वहां पर सब्जी में कुछ होगा ही नहीं, कभी वो जल जाएगी, कभी राख बन जाएगी। तो इस तरीके से जब तक आप चीजों को कर कर नहीं देखते, चाहे वो एक बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, आप जितने बार उस चीज को करोगे उतने बढ़िया खिलाड़ी आप उसमें बनते जाओगे, उतने ही बढ़िया खिलाड़ी आप उसमें बनते जाओगे। तो आपको एक चीज को 2, 3 बार, 4 बार, 10 बार करके देखना है, तभी आप उसमें प्रोफेशनल बन जाओगे, वरना आप वहीं के वहीं अटके रह जाओगे और आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे जीवन में, ठीक है। तो खुद करके देखना है, खुद अपनी गलतियां निकालनी है, खुद अपनी अच्छी चीजें निकालनी है और गलतियों को सुधारना है और उसे भी अच्छे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करिए, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने, ये रहे उसके आंसर्स, फटाफट सॉल्व करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टीरियो सेंटर मतलब क्या होता है? स्टीरियो सेंटर मतलब क्या? एक ऐसा सेंटर, लगभग कायरल सेंटर जैसे ही होता है हल्का सा, एक ऐसा सेंटर जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा चेंजेस ला दो, एक एटम को हटा के दूसरा एटम लगा दो, प्लेसेस चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, तो वहां पर आपके पास में एक कायरल सेंटर आपको दिखेगा, या फिर हम कहेंगे कि एक स्टीरियो सेंटर नजर आएगा। देखो क्या होता है स्टीरियो सेंटर भाई, आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। व्हेन एन इंटरचेंजिंग ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप्स टू अ सेंटर, एक सेंटर पे 2 एटम्स या फिर ग्रुप्स का इंटरचेंज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से कोई नया इंट्रोड्यूस करना है, आपको उसी सेंटर पर से 2 अलग अलग चीजें करनी है, इसे इधर और इसे इधर इंटरचेंज करना है, ठीक है। रिजल्ट इन अ न्यू आइसोमर, इसमें से आपको अब एक नया आइसोमर प्राप्त होगा। द सेंटर इज टर्म्ड एज स्टीरियो सेंटर, ऐसे एक सेंटर को आप स्टीरियो सेंटर कहेंगे। देखिए लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां पर CH3 लिखा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर Cl है और यहां पे H है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ भी OH लिख देते हैं ठीक है, ओके। अब देखिए, अच्छा यहां पे एक काम करता हूं, मैं Cl ही लिख देता हूं बाकी समझने में आसानी होगी। आप देख रहे हैं यहां पर ट्रांस में ये दिख रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, इस पर्टिकुलर सेंटर से मैं बात कर रहा हूं, इस सेंटर की, इस सेंटर से मैं इंटरचेंज करवाना चाहता हूं। मैं Cl को हाइड्रोजन पे ले जाऊंगा और हाइड्रोजन को Cl की जगह पर ले आऊंगा, तो आप देखेंगे एक नया यहां पर स्ट्रक्चर तैयार होगा। CH3, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे अब हाइड्रोजन आ चुका है, यहां पर क्या था, यहां पे Cl था और यहां पर अब Cl आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटर से 2 चीजें चेंज हुई है, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई और एक नया हमें मॉलिक्यूल यहां पर दिख रहा है। और ये एक सिस फॉर्मेट है, ये एक सिस फॉर्म है। ये क्या है, ये है ट्रांस फॉर्म, आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रांस, ये रहा सिस, तो एक नया चीज बना है ना, एक नया आइसोमर बना है, यही ये लोग कह रहे थे। When an interchange of 2 atoms or groups to a center results in a new isomer, to a center results in a new isomer, the center is termed as stereo center। तो अब हम इस पर्टिकुलर सेंटर को क्या कह सकते हैं, हम इसे स्टीरियो सेंटर कह सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो क्या होता है स्टीरियो सेंटर, क्या समझ में आ रहा है? ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर, सारे के सारे, मैंने इसीलिए कहा था कि लगभग ये कायरल सेंटर जैसा ही होता है, क्योंकि सारे के सारे जो हमारे यहां पर कायरल सेंटर्स होते हैं ये स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, जी हां। बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट कायरल सेंटर्स, लेकिन सारे के सारे स्टीरियो सेंटर जो होते हैं ये कायरल सेंटर नहीं होते। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े बुरे लोगों के जैसे ही होते हैं, जो सारे अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं बुरे भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो बेहद बेहद ज्यादा बुरे लोग हैं वो कहीं पर अच्छे नहीं हो सकते ठीक है, तो छोड़ो बात, आगे देखो। ये आपको शायद यहां से समझ में आ चुका होगा, एक और एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एग्जांपल, लेकिन उसके पहले फटाफट इसे नोट कर लो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नया हम लोग स्टीरियो सेंटर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे CH3, यहां पे आ जाएगा एक सेंटर, यहां हाइड्रोजन, यहां पे आ गया OH और यहां पे लिख रहा हूं NH2, ठीक है। अब ये एक सेंटर है, मैंने क्या किया, मैंने इस CH3 को और इस हाइड्रोजन को अपनी अपनी पोजीशन से इंटरचेंज करवा दिया, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया, इंटरचेंज करवा दिया। देखो भाई यहां पे अब हाइड्रोजन है, यहां पे क्या आ गया, CH3 आ गया और यहां पे क्या आ गया,
यहां पे क्या था भाई, OH था, OH, और यहां पे NH2। ठीक है, एक नया यहां पर आइसोमर तैयार हुआ है, एक किसी सेंटर से दो एटम्स या फिर ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से। तो इस पर्टिकुलर सेंटर को मैं क्या कह सकता हूं, मैं स्टीरियो सेंटर कह सकता हूं। ये क्या है, एक स्टीरियो सेंटर है। अच्छा भैया, आपने हमको ये तो बताया था कि अगर यदि कोई कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप्स नहीं अटैच हैं तो हम उसे अकायरल कह रहे थे। तो अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर पे चेंज करने से, इंटरचेंज करने से हमें नया आइसोमर नहीं मिल रहा होगा तो उस पर्टिकुलर सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे नॉन स्टीरियो सेंटर। ठीक है, नॉन स्टीरियो सेंटर कहेंगे। अच्छा, कोई एग्जांपल देखें। देखो भाई, अगर यहां पे मेरे पास है CH3, यहां पे है डबल बॉन्ड और यहां पे है मेरे पास CH3। ठीक है, यहां पर मैंने लगाया Cl और यहां पे मैंने लगाया हाइड्रोजन। मैं क्या करूंगा, इस Cl और इस हाइड्रोजन की जगह को इंटरचेंज कर दूंगा, और जैसे ही मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो यहां पर अब क्या मिलेगा, देखो CH3, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे CH3, यहां पर लगा है हमारा हाइड्रोजन और यहां पे Cl। गौर से देखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, क्या यहां से ये कुछ भी अलग है? आपको लग रहा होगा कि यहां पर पोजीशन चेंज हो गई है ना, पोजीशन चेंज हो गई ऐसा लग रहा होगा, लेकिन पोजीशन चेंज होने के बाद भी ये स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसे ही तो है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो सेम ग्रुप्स मौजूद है। CH3 जो आप देख रहे हैं, यहां पर दो सेम ग्रुप्स मौजूद है। यहां पे भले ही अलग अलग है, उनका मैं इंटरचेंज भी यदि करवा दूं तो भी यहां पर कोई नया आइसोमर तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? देखो भाई, यहां पर एक डोमिनेटिंग ग्रुप ये रहा, यहां पर एक हैवी ग्रुप ये रहा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये है सिस, ठीक है, दोनों हैवी ग्रुप्स को मैंने ले लिया है सिस। अच्छा ठीक है, तो क्या यहां पर ये ट्रांस हो गए हैं? भैया यहां पर भी सिस में है, यहां पर ये देखो ये ट्रांस में है, तो वहां पर भी ये ट्रांस में है। कोई नया आइसोमर तैयार नहीं हुआ है, कोई नया आइसोमर नहीं बना है। मतलब इन सेंटर को, कुछ ऐसे सेंटर जिसमें इंटरचेंज करवाने के बाद भी एक नया आइसोमर नहीं मिल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? नॉन स्टीरियो सेंटर। क्या कहेंगे? नॉन स्टीरियो सेंटर, नॉन स्टीरियो सेंटर कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्टीरियो सेंटर की। चलिए ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कायरल सेंटर्स जो होते हैं, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज। सीधी सी बात है भाई, अगर एक पर्टिकुलर सेंटर पे 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, यदि आप ये कह रहे हैं, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज तो होना ही चाहिए। क्लियर बात है? ओके, इसे मार्क कर दे। कायरल सेंटर आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन जो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं मे बी sp2 और sp3। कैसे भाई? ये देखो, यहां पर sp3 है, यहां पर क्या है? यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज जरूर है, बिल्कुल जी हां, मैं भी कहूंगा हां है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या ये sp3 है? नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब अगर हम स्टीरियो सेंटर की बात करें तो ये sp2 भी हो सकते हैं, ये sp3 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कायरल सेंटर की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यह बात आपने जान लेनी है, क्लियर कर लेनी है अपने आप से। विथ 1 टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर, यदि आपके मॉलिक्यूल में एक टेट्राहेड्रल कायरल सेंटर मौजूद है तो आप वहां पर दावे से कह सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बात समझ में आ गई? वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कब? अगर वहां पे मात्र एक कायरल टेट्राहेड्रल सेंटर मौजूद है तो। ठीक है, लेकिन विथ 2 और मोर कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये लेकिन अगर एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा है तो आप यहां पर दावे से ये बात नहीं कह पाएंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं, वहां पे आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज कायरल मॉलिक्यूल्स। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग कायरल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, while ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नोन एज अकायरल मॉलिक्यूल्स। यहां पे ऐड किया है। ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं उन्हें हम लोग कायरल मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं,
और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, अकायरल मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड है, तो क्या हम इसे इस 2D बोर्ड पे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं है, पढ़ना तो बोर्ड पर ही है। तो क्या करेंगे? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें तो बुक्स पे ही लिखना था, पेजेस पे लिखना था आगे बताने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस इंट्रोड्यूस किए, 3D रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर 2D पेज पर आपको 3D रिप्रेजेंटेशन करने, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करना है, तो आप उन पर्टिकुलर साइंस का, सिंबल्स का यूज करेंगे और आप जानेंगे कि ये मॉलिक्यूल में ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये पर्टिकुलर ग्रुप आगे है, पीछे है, प्लेन के पीछे है, प्लेन के आगे है, ऊपर है, नीचे है, कहां है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट ये नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 3D रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। This is the most commonly used representation. 3 types of lines are used in this representation method. तो सबसे पहला यहां पर है वेज लाइन, ये WE है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं करेक्ट, WEDGE, वेज लाइन हम इसे कहते हैं। मतलब अगर आप यहां पर इसे सॉलिड लाइन भी कह सकते हैं, राइट। रिप्रेजेंट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब अगर ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो ये सामने आया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से जो बॉन्ड है, जो आपके, मतलब अगर लेट सपोज कि आप देख रहे हो, ठीक है, और आपको सामने से कोई एक बॉन्ड आता हुआ नजर आ रहा है, वो है ये सॉलिड लाइन से हम लोग जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे वेज लाइन भी कह सकते हैं। ये क्या बताता है कि आपका जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके आगे बॉन्ड है। अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है तो वो बॉन्ड इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद है डैश लाइन, रिप्रेजेंट अ बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, वरना मुझे यहां पर एक घूसा मारना पड़ेगा स्क्रीन के अंदर, और वो फिर बाद में मेरा हाथ पीछे से जो निकलेगा, और उसके बाद में अमन भैया से बात करनी पड़ेगी कि क्या कर दिया ये तुमने, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको समझना है कि यदि ये प्लेन ऑफ पेपर है तो इसके पीछे पीछे जो बॉन्ड होगा वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डैश लाइन से, ठीक है। घूसा तो मैं मार दूंगा, लेकिन अमन भैया भी फिर घूसा मारेंगे मेरे को, ठीक है, तो ये मैं नहीं कर सकता, राइट। तो आपको ये इमेजिन करना है इस चीज को, राइट। अच्छा चलो एक्सप्लेन करके देखते हैं, है ना, हाथों से। तो अगर यहां पर एक है ना सेंटर है, यहां से एक बॉन्ड बना हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है आपकी तरफ, और यहां से ही पीछे एक बॉन्ड है जो आपको शायद अभी नजर नहीं आ रहा होगा। ये वाला हाथ जो है मेरा, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये वाला जो बॉन्ड है जो पीछे है, ठीक है, आपको जो नजर नहीं आ रहा है, ऐसे करोगे तो नजर आएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो नजर नहीं आ रहा है। जो नजर आ रहा है वो हम लोग सॉलिड लाइन से लिखते हैं, और जो नजर नहीं आ रहा है वो हम लोग डैश लाइन से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो सिंपल लाइंस होती हैं वो बताती है कि भैया आपके प्लेन में ये बॉन्ड्स हैं। मतलब क्या, देखो लेट सपोज कि मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है HCH3 OH और यहां पे NH2। इसे मैं 3D में यदि रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो ये और ये लाइंस वो लाइंस है जो कि पेपर के प्लेन में है, ठीक है। तो यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर है CH3। अब मैं वो लाइन बनाऊंगा जो कि इस प्लेन ऑफ पेपर के सामने है, ठीक है, सामने आया हुआ है। तो सामने आए हुए को हम लोग इस तरीके से वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा इसमें रंग भर देता हूं। हम पे ये किसने काला रंग डाला, ठीक है, खुशी थी हमारी, हमें वेज बना डाला, ठीक है। चलो अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये जो चीज है ये है OH जो कि सामने आई हुई है प्लेन के, और इसके अलावा जो डैश लाइन होती है वो इस प्लेन ऑफ पेपर के पीछे है, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर सकता, आपको नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसे ऐसे ऐसे डैश करके लिख रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं NH2। क्लियर बात है। इस तरीके से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, 2D वाला है, तो यहां मैं लिख रहा हूं 2D, और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने लिखा है 3D में, इसे यहां मैं लिख रहा हूं 3D। क्लियर बात है। एक बार फटाफट इन सब को देख लो, 1 2 3, ये बेसिक 3 चीजें हैं
जो कि बताती है कि किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आई होप आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा है। यदि इमेजिनेशन वाली जो आपकी पावर है ये बहुत ज्यादा है तो एकदम आसान तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम सीख सकते हैं। कैसे? देखो, 2D से 3D, 3D से 2D, 2D से 3D हमने करने देख लिया, 3D से 2D कैसे करेंगे? अब बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन या फिर फिशर रिप्रेजेंटेशन। याद रखना है, फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, ये मछली नहीं पकड़ते थे, फिशर नाम का साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज यहां पर इंट्रोड्यूस की है कि किस तरीके से आप यहां पर 2D में रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी एक 3D स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होगी आपकी वर्टिकल लाइन और एक होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन दोनों लाइनों के यूज से हम बनाएंगे एक नया मॉलिक्यूल 2D में। ठीक है, चलिए अब कन्वर्जन ऑफ 3D टू 2D हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से करने वाले आइए देखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहां पर एक 3D स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। अब आपका इमेजिनेशन यहां पे सामने आना चाहिए। कितना इमेजिन आप लोग कर सकते हो जीवन में खुद को, और अगर खुद को कर रहे हो तो मॉलिक्यूल को भी कर लेना भाई थोड़ा सा। क्यों? ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर है NH2, यहां पे है CH3 और यहां पे लिख देते हैं C2H5। ठीक है, अब आपको कैसे इमेजिन करना है? सपोज करिए, ठीक है, अब ये जो होते हैं बॉन्ड, सॉलिड लाइंस, ये हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी। ठीक है, ये आपने साफ रखना है। अब कौन सा राइट हैंड साइड में होगा, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वो हम लोग देखेंगे जरूर, लेकिन अभी आपको डेवलप करना है कि किस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को इमेजिन करेंगे। ठीक है, अब उंगलियों से सीखेंगे। ठीक है, देखो सपोज कर रहे हैं हम लोग कि ये वाला जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये क्योंकि पीछे है, ठीक है, और ये NH2 जो है ये आगे है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। बोलो, कुछ इस तरीके से होगा, राइट? इस तरीके से ये बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड आगे है और एक बॉन्ड यहां पर पीछे है, राइट? अब मैं क्या करूंगा, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो यहां पर इस तरीके से नजर आ रहा है, इसे मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ऐसे कर दूंगा मैं, और यहां ले आऊंगा। यहां लेने के बाद मैं इसे 2-4 घूसे मार दूंगा, और जैसे ही मैं घूसे मार दूंगा ये ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे यहां पर इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो ये पीछे था, ये आगे था, राइट? मैंने इसे ऐसे उठाया, ये हाइड्रोजन है, और इस साइड वाला क्या है? NH2 है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये NH2 है। मैंने इसे ऐसे किया, हाइड्रोजन ये रहा, याद रखना है हाइड्रोजन ये है, और मैंने यहां पर रख के इसे घुसा मार दिया, ये चिपक गया वहां दीवार में। ठीक है, जैसे दीवार में चिपक गया, अब मुझे समझ में आ गया ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे क्या है? NH2 है, तो मैं उसी को रिप्रेजेंट यहां पे कर दूंगा। ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है, और नीचे क्या है? NH2। अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में, कौन सा राइट हैंड साइड में है? भाई देखो, जब मैंने इन लोगों को उठाया ऐसे कुछ करके, मैंने उठाया ऐसे, राइट? तो एक यहां पर CH2 इधर था और एक CH3 यहां था, तो मैंने फिर ऐसे कर दिया, तो ये ऊपर होना चाहिए और एक ये नीचे होना चाहिए। तो जो ऊपर है वो क्या था? C2H5। नहीं समझ में आया? वापिस देखो, ये देखो इस तरीके से ये बॉन्ड थे, मैंने इसे खड़ा कर दिया ऐसा, राइट? तो एक यहां था, एक यहां था, तो इधर वाला ऊपर वाला जो था ये यहां पे है C2H5, और ये जो आपकी तरफ आ रहा था ये कौन सा है? CH3। अब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से कर दिया, तो ये ऊपर जो था, राइट, ये जो ऊपर था वो अभी भी ऊपर ही होगा। ये क्या है? C2H5। मैंने घूसा मार दिया, जैसे ही मैंने घूसा मारा, ये अगर फैल जाते हैं तो ये जो इस तरीके से यहां पर थे वो भी तो फैल जाएंगे खच करके। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने घूसा मारा ये भी फैल गए, और फैलने की वजह से ज्यादा अतिरिक्त फैलने की वजह से यहां पर जो मामला था वो चेंज हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा हमारा C2H5 और यहां पे आएगा CH3। बहुत कम लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। इमेजिनेशन वाला पार्ट है ना, इमेजिन करना है। अब मेरे दिमाग में क्या है वो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो दोनों साथ में चलते हैं, है कि नहीं? अब देखो फिर से बताता हूं एक बार, ध्यान से देखना है। ये पीछे वाला बॉन्ड है, ये सामने वाला बॉन्ड है। इन दोनों बॉन्ड्स को हैंडल, गाड़ी के हैंडल देखें, राइट, वो हैंडल समझ के इसे पकड़ लो। ठीक है, ये पकड़ लिया, ये सामने वाले बॉन्ड को पकड़ लिया,
और फिर साथ में पीछे वाला बॉन्ड होगा, तो इन दोनों को मैंने यहां पर पकड़ लिया है। ठीक है, इन दोनों को पकड़ने के बाद हमें एक बात तो समझ में आ गई, जब मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूंगा तो ये लोग भी रोटेट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों को पकड़ लिया यहां पर और यहां ले आया और फिर मैंने क्या किया, इसे ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, यहां से ऐसे पकड़ा, यहां लाया, ऐसे रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मैंने उसको दबा दिया। जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर को दबाया, ऊपर क्या गया? हाइड्रोजन। क्यों? ये देखो, ये मैंने ऐसे किया, ये क्या था? हाइड्रोजन। राइट हैंड में मेरे हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड में मेरे NH2 है। मैं दोनों को पकड़ के ला रहा हूं, उसके बाद मैंने टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद मैंने यहां रख दिया, तो ऊपर वाला हाइड्रोजन हो गया, नीचे वाला NH2 हो गया। करेक्ट है? ओके। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को पकड़ के यहां लाया, तो मुझे बताइए कि यहां पे और यहां पे भी तो कुछ था। क्या था? ये देखो, यहां पे मैंने पकड़ा और मैंने इसको उठाया, तो यहां पे क्या है? C2H5 है और यहां पे क्या है? CH3 है। तो यहां पे जैसे ही पकड़ के मैंने उसको ऐसे किया, क्या वो चेंज हुए? नहीं, यहां पे अभी भी C2H5 है और वहां पे CH3 है। मैंने इसे यहां पे भिड़ा दिया। जैसे ही मैंने भिड़ा दिया, यहां पे C2H5 है, वहां पे CH3 है। क्या बात समझ में आ गई? यदि नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखना है, बार बार देखना है, एक बार देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। मैं आपको अभी साफ साफ ये कह रहा हूं कि तुरंत आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे आपकी इमेजिनेशन पावर हेल्प करती है। आपको खुद भी बैठ के आप इमेजिन कर सकते हो, खुद बैठकर इसे इमेजिन करिए, है ना, या फिर पेन्स लेकर इसका स्ट्रक्चर खुद के हाथ से करके देखिए। ठीक है, और याद रखना है ना कि कौन सा पेन C2H5 है, कौन सा पेन CH3 है, राइट? उसे करके देखना है और इस तरीके से यहां पर जो हमारा 2D स्ट्रक्चर है वो बनाना है। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद करते हैं एक और एग्जांपल। अच्छा, इसे समझने की एक और निंजा टेक्निक बताऊं? देखो, ये वाला तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। इसे उठा के लाना है ऐसे और फिर पचका देना है। ठीक है, अब इसमें यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना है आपको? यहां से देखना है। ठीक है, अब मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूं। मैं इसे यहां से देखूंगा। जैसे ही मैं इसे यहां से देखूंगा तो मेरे राइट हैंड साइड में क्या है? C2H5 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? CH3 है। यहां से जब मैं इसे देख रहा हूं तो राइट में C2H5 है, राइट में C2H5, लेफ्ट में CH3। ठीक है, कहां से देखना है? हमें यहां से इसे देखना है। यहां पे मैं आंख बना देता हूं। ठीक है, और काफी सुंदर ये आंख है, न जाने किसकी है। ठीक है, डरावनी तो लग रही है। ठीक है, तो ये आंख है और यहां से हमने देखा, तो यहां से जब देखा तो ये हमें RHS में दिख रहा है, ये है RHS। ठीक है, और ये क्या है? ये है LHS। ठीक है, RHS एंड LHS इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? C2H5, तो राइट हैंड साइड में C2H5, लेफ्ट हैंड साइड में CH3। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। देखो, यहां पे मेरे पास में है CH3, यहां पे मेरे पास में है OH, यहां पर वेज लाइन में मेरे पास है NO2 और यहां पे डैश में बना हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो। अब देखिए, इसे मुझे 3D से 2D में करना है। ठीक है, तो मैं कन्वर्जन का साइन इस तरीके से देता हूं। तो 3D से 2D में करना है। अब ये है सामने आया हुआ वेज, ये है डैश पीछे गया हुआ। मैंने ऐसे पकड़ा और इसे ऐसे करके इधर टिल्ट कर दिया और दबा दिया, तो ऊपर क्या चला गया? पीछे वाला, और नीचे क्या आ गया? आगे वाला। ठीक है, तो मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन बनाकर यहां लिख दूंगा कि नीचे क्या है? हमारे NO2 है और ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है। अब क्योंकि मुझे देखना इसे यहां से है, यहां से जब मैं इसे देख रहा हूं तो मुझे CH3 जो है वो राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है और OH जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है। आप यहां पर ना एक लाइन बनाकर भी देख सकते हो, इमेजिनरी एक लाइन बनाएंगे हम और फिर वहां से हम समझ जाएंगे कि ये आंख यहां से निकली और ऐसे आपको देखना है। तो राइट हैंड साइड में यहां पर आपको CH3 नजर आ रहा है, बोलो यस। राइट हैंड साइड में क्या है? CH3 है, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? OH है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? OH लिख देंगे। बात खत्म, एकदम आसान। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल, यहां पे हमारे पास में है C2H5 और यहां पे हमारे पास में है NH2। ठीक है, अब थोड़ा सा मामला चेंज कर देते हैं। यहां पे हमारे पास में NH2 है, यहां पे वेज लाइन पे है OH और डैश लाइन पे है हमारे पास में यहां पर हाइड्रोजन। किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं पूछ सकता, तो मैं आपको खुद ही यहां पर बता रहा हूं। देखो,
सबसे पहली बात, इसे पकड़ा, ऐसे लाया, ऐसे मोड़ा और यहां पे घूसा मार दिया। ठीक है, जैसे ही घूसा मार दिया ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो पीछे है वो ऊपर आएगा, राइट, यहां हाइड्रोजन और नीचे आएगा OH जो आगे है। ठीक है, ये बात तो होगी। अब हमें देखना कहां से, देखने का नजरिया होना चाहिए भाई। तो नजरिया हमारा अगर अच्छा है तो हमें चीजें दिख जाएगी। इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, यहां से देखा तो हमें क्या नजर आया, हमें नजर आया कि लेफ्ट हैंड साइड में C2H5 है और राइट हैंड साइड में NH2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे C2H5 और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, NH2 लिख देंगे भाई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये निंजा टेक्निक है जिस तरीके से आप बता सकते हैं कि भैया राइट हैंड साइड में क्या है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। आई होप ये चीज आपको एकदम बेहद बढ़िया तरीके से आपके खोपड़िया में घुस चुकी होगी। तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये आंखें बनाना मत भूलना, ठीक है ना, आंखों को अनदेखा मत कर देना, इसे लिखना। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि भैया ये इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। क्या ये भी आइसोमर्स है? जी हाँ, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, दो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब एक पेयर होगा, राइट। पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर, ध्यान देना है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दैट आर नॉट सुपर इंपोजेबल नोन एज इनैंशियोमर्स। ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस जरूर हैं लेकिन सुपर इंपोजेबल नहीं है। अब अच्छा, कई सालों से लोग ऐसे ही समझाते आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे समझता है। आपको दोनों हाथों का एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। अब दोनों हाथों को आमने सामने प्लेस कर दीजिए, राइट। आपका अंगूठे के सामने अंगूठा है, जी हाँ, लिटिल फिंगर के सामने लिटिल फिंगर है, जी हाँ। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, राइट। तो ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो सकते हैं? क्या अब जब आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या थंब के ऊपर थंब, अच्छा मछली नहीं है ये, ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ऐसा मत सोच लेना। तो अगर सुपर इंपोज मैंने कर दिया तो क्या अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ रहा है? नहीं। क्या लिटिल फिंगर के ऊपर लिटिल फिंगर आ रही है? नहीं, दोनों अलग अलग जगह है, अंगूठे दोनों अलग अलग जगह है, राइट। मतलब ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं, मिरर इमेजेस हैं, लेकिन जब हम इसे एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो ये सुपर इंपोज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे जो दो पेयर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इनैंशियोमर कहा जाता है, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर दैट आर नॉट सुपर इंपोजेबल नोन एज इनैंशियोमर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स कह के पुकारते हैं। A molecule that is not superimposable on its mirror image is a chiral molecule। और साथ ही साथ एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सुपर इंपोज नहीं हो पा रहा है अपने ही मिरर इमेज पे, तो उसे हम लोग कायरल मॉलिक्यूल सीधा सीधा कह देंगे। कोई चिंता नहीं है वहां पर फाइंड आउट करने की भैया चारों ग्रुप्स अलग है कि नहीं है, ठीक है। उसे आप सीधा सीधा कायरल मॉलिक्यूल कह सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं। और अगर सुपर इंपोज होते तो वहां पे सेम ग्रुप्स होते, और यदि सेम ग्रुप्स है तो वो अकायरल हो गया, ठीक है। ओके, आइए एग्जांपल देखें। देखो, ये एक मिरर है, यहां पे एक इंसान है और यहां पे उसकी मिरर इमेज, ठीक है, इंसान नहीं मॉलिक्यूल है। अब देखिए, ये Br के तुरंत सामने कौन है? ये ब्रोमीन है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं इसे डॉटेड लाइन से। देखो, ये Br के तुरंत सामने यहां पे एक ब्रोमीन है, जी हां। ये हाइड्रोजन के तुरंत सामने हाइड्रोजन है, बोलो जी हां। ये CH3 के तुरंत सामने CH3 है, जी हां। ये C2H5 के तुरंत सामने क्या C2H5 है? जी हां। क्या हम इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या सुपर इंपोज हो रहे हैं? करके देखो, नहीं होंगे। ये ब्रोमीन उधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, यहां पर ये दोनों तो इधर है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज जरूर है। तो हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि क्योंकि ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं लेकिन मिरर इमेजेस है एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? क्या हुए? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स हो गए। क्या बात समझ में आ गई? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर्स है, राइट। एक और एग्जांपल, ये देखो भाई, ये OH के सामने OH है, जी हां। ये Cl के सामने Cl है, हाँ। ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे को मुंह फिरा के बैठे हैं, जी हां। ये देखो, ये भी मुंह फिरा के बैठे हैं।
उसके बाद ये CH3 क्या उसके सामने है? जी हाँ। ये C2H5 के सामने C2H5 है? जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर में अगर रख दूं तो क्या सुपर इंपोज होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यदि इसे उठा के मैं यहां रखता हूं तो यहां पर तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में ही आएंगे, मतलब सुपर इंपोज नहीं हो रहे। और इसी कारणवश इन्हें भी हम क्या कहेंगे? इनैंशियोमर्स कहेंगे एक दूसरे के। क्या बात समझ में आ रही है? क्या है कायरल मॉलिक्यूल? कैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक पेयर को सीधा सीधा कायरल कैसे कह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं? क्या ये बात एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुसी है? और अगर घुसी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इनैंशियोमर की ही कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी एक बार आप पढ़ लें। इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या कह रहे हैं? जो इनैंशियोमर्स होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये आइडेंटिकल होती है एक दूसरे से, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट द पीपीएल। एक चीज अलग होगी बस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। इनैंशियोमर्स हैव सेम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड रोटेशन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये कह रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू होगी, मतलब अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था वो सैंपल से क्रॉस होने के पहले ऐसा था, तो क्रॉस होने के बाद यदि वो ऐसा होता है तो उनके बीच का जो एंगल है ये थीटा था, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। अब एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इनके बीच का क्लॉकवाइज वाला हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाला हो, इनका जो थीटा होगा मतलब ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू होगी ये हमेशा सेम रहेगी, चाहे एक एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर एक क्लॉकवाइज हो, ठीक है। क्लियर बात है? Enantiomers have exactly the same chemical properties except for their reaction with chiral reagent. केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी सेम होगी जब तक आप किसी कायरल रिएजेंट, वो कायरल तो है ही, राइट, तो कायरल को आप किसी कायरल रिएजेंट के साथ जब तक अटैक नहीं करवाते तब तक वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ये भी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे जरूर, इसे डिटेल में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि हमने इनैंशियोमर्स में पढ़ा, क्या पढ़ा? इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दैट आर नॉट सुपर इंपोजिबल, नोन एज इनैंशियोमर्स। मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई कि भैया हम इनैंशियोमर किसे कहेंगे? जब जो पेयर है स्टीरियो आइसोमर्स का ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और साथ ही में ये सुपर इंपोज भी हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तब हम उन्हें इनैंशियोमर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर डायस्टीरियोमर्स मतलब क्या होता है भैया? डायस्टीरियोमर्स मतलब पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस। क्या फर्क है यहां पर? वो वाले मिरर इमेजेस थे और ये वाले मिरर इमेजेस नहीं होंगे। क्या बात साफ हो रही है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? डायस्टीरियोमर्स क्या है? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर known as diastereomer। उन्हें हम क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। For any compound to show diastereomerism, there should be at least 2 stereo centers। कोई भी, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, अगर आप उसे डायस्टीरियोमर कहना चाहते हैं तो उसमें कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। कंडीशन क्या है डायस्टीरियोमर होने की? कि वहां पर 2 स्टीरियो सेंटर होना बेहद जरूरी है, तभी आप उन्हें डायस्टीरियोमर कह सकते हैं, वरना नहीं। याद कर लेना भाई, नाम से ही डाय लिखा है मतलब 2 स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल, यहां पर यदि मैं एक इमेजिनरी प्लेन या फिर हम कहेंगे जिसे मिरर है ना, मिरर बना देता हूं एक, ठीक है, ये देखो ये मैंने मिरर बना दिया। अब जैसे कि हम लोग इनैंशियोमर में यहां पे कंपेयर कर रहे थे, है ना, Br को Br दिख रहा है, CH3 को CH3 दिख रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है। चलिए वैसे ही कंपेयर करते हैं यहां पर भी। क्या OH को OH नजर आ रहा है? जी हां आ रहा है। क्या क्लोरीन को क्लोरीन नजर आ रहा है? नहीं, क्लोरीन को क्लोरीन नजर नहीं आ रहा। मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया यहां पर ये क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। आप देख सक रहे हैं कि ये मिरर इमेज नहीं है। यदि मिरर इमेज होता तो यहां पर क्लोरीन होता या फिर यहां पे हाइड्रोजन होता। बात सही है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन है, क्या यहां पे हाइड्रोजन है? नहीं, क्लोरीन है, मिरर इमेजेस हैं।
बाकी सारी चीजें अगर आप देखो तो मिरर इमेज के जैसी नजर आ रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्बन पे यहां पर किस्सा बदल गया है। क्या बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये रहा हमारा मिरर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे मिरर में अपने आप को CH3 खूबसूरत पा रहा है या फिर नहीं। तो देखो भाई, CH3 को CH3 दिख रहा है? जी हां दिख रहा है, खूबसूरत तो है। क्या क्लोरीन को क्लोरीन नजर आ रहा है? आप कहोगे हां भैया नजर आ रहा है। मैं कहूंगा नहीं, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर वेज दिया हुआ है बॉन्ड, है ना। वेज दिया है मतलब ये प्लेन के बाहर है, और यहां पे डैश दिया हुआ है मतलब वो प्लेन के पीछे है। पीछे कोई चीज है तो वो पीछे ही दिखनी चाहिए ना, पीछे तो देखो, ठीक है। तो क्लोरीन को क्लोरीन नजर नहीं आ रहा, मतलब जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये आ गया हमारा क्लोरीन, ठीक है। यहां पर ये सामने है प्लेन के और वहां पर वो पीछे है प्लेन के। तो आप इन्हें क्या कह सकते हैं? आप इन्हें कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या इस चीज को मैं इस पे सुपर इंपोज करूंगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। क्या इस चीज को मैं इस पे सुपर इंपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, फिर से हम लोग बनाएंगे हमारा इमेजिनरी मिरर। इमेजिन करना है। अब इमेजिनेशन आपका बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन की पावर आपकी बढ़ जानी चाहिए। देखो भाई, क्या CH3 को CH3 दिख रहा है? मैं बोलूंगा हां दिख रहा है। क्या हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है? जी हां दिख रहा है। क्या CH3 को इस वाले CH3 नजर आ रहा है? मैं कहूंगा नहीं, नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये उसका मिरर इमेज नहीं है। तो ये देखिए, तो ये देखिए यहां पर है CH3 और यहां पर क्या CH3 है? नहीं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर है, CH3 इधर है और यहां पर हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो क्या इसे मैं उठाकर इसके ऊपर सुपर इंपोज करना चाहूं तो ये क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसे उठाकर यहां पर रखूंगा तो ये CH3 तो हो जाएगा, लेकिन ये वाले CH3 के ऊपर ये हाइड्रोजन नजर आएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्लियर हुआ कि भैया डायस्टीरियोमर और इनैंशियोमर में क्या बेसिक डिफरेंस है? इनैंशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और साथ ही में वो सुपर इंपोज नहीं होते। मैं क्या कह रहा हूं? पेयर ऑफ स्टीरियोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर दैट आर नॉट सुपर इंपोजेबल ऑन ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डायस्टीरियोमर की तो ये भी पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं होते और ये भी सुपर इंपोज नहीं होते, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा मुझे कोई पूछे तो मैं उन्हें यह बताऊंगा कि अगर आप बात इनैंशियोमर की कर रहे हैं और डायस्टीरियोमर की कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर मिरर इमेज की बात हो रही है, मिरर इमेज, और यहां पे बात हो रही है सुपर इंपोज होने की, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या इनैंशियोमर में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं? वो जी हां बिल्कुल होते हैं, यहां पर टिक मार देंगे। क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं इनैंशियोमर्स? मैं कहूंगा नहीं, नहीं होते हैं। उसके बाद डायस्टीरियोमर्स क्या एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मिरर इमेजेस भी नहीं होते और ये सुपर इंपोज भी नहीं होते हैं। ये टेबल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने पास रखिए जेब में, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं? जेब में बंद करके, है ना, चिट्ठी बनाकर रख लीजिए इसे। इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। यहां से आप क्लियर कर सकते हैं आपकी कोई भी डाउट अगर है। जब आप इनैंशियोमर या फिर डायस्टीरियोमर उसे कहेंगे तो आपने ये दो बेसिक चीजें वहां पर देखनी है। यदि, अच्छा सीधी सी बात है भाई, अगर मिरर इमेज नहीं है तो पहले ही आप कह देना डायस्टीरियोमर हो सकता है, लेकिन आपको चेक करना जरूरी है क्या वो सुपर इंपोज हो रहा है, ठीक है। तो ये टेबल ध्यान रखिए। उसके बाद में एक बार फटाफट इस पर नजर डालिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहां पे बताए हैं वो नोट करिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
अब क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों अलग है ना, दोनों के दोनों जो हमारे आइसोमर्स हैं ये अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है या फिर नहीं, आइए देखें। डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बात साफ है, डायस्टीरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये अलग होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज भाई? डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज, डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशंस एंड सो ऑन। मतलब सब का सब वहां पे क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही डिफरेंट है भाई। जब मॉलिक्यूल्स ही अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग ही होगी, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट की हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट की हो, चाहे वो सोल्यूबिलिटी की हो, या फिर वो स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ वो रोटेट करता है उसकी हो। मतलब सारी प्रॉपर्टीज अलग होगी अगर आपके कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स है तो। क्लियर बात है? एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रिएक्ट विद द सेम रिएजेंट एट डिफरेंट रेट्स। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में है, बात यहां पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट यहां पर होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दे रिएक्ट विद द सेम रिएजेंट एट डिफरेंट रेट्स। ये क्या कह रहे हैं? अगर आप दो डायस्टीरियोमर जो भी आपके पास हैं, ठीक है, वो दोनों आइसोमर्स को अगर आप लेते हैं और यदि X रिएजेंट से उसे रिएक्ट करवाते हैं, इसे X रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं और इसे B को भी X रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, तो दोनों अलग अलग रेट पे रिएक्ट करेंगे, चाहे उनका केमिकल फॉर्मूला सेम ही क्यों ना हो, वो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है। यदि आप इन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को किसी सेम रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये अलग अलग होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लो, नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि भैया इसका आंसर क्या है। नो डाउट मैं भी अभी के अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन खुद से धोखा मत करो, है ना, मैं कहता हूं तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो फटाफट देखो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, ये कुछ आपके कंपाउंड है, यहां पे मैं नाम इनका चेंज कर देता हूं। ये है आपके पास C और ये है D। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है सबसे पहले तो A, B और C में से डायस्टीरियोमर्स कौन से हैं और इनैंशियोमर्स कौन से हैं। ठीक है, और साथ ही में अच्छा, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर डायस्टीरियोमर्स में दो स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, तो जी हां बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर देखिए एक, यहां दो, तीन, ध्यान से सुनना, स्टीरियो सेंटर मैं कह रहा हूं, स्टीरियो सेंटर sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है ना। जब हम बात कायरल सेंटर की कर रहे थे तो वो मात्र sp3 हो सकता है, स्टीरियो सेंटर sp3 sp2 हो सकता है। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर्स यहां पे दो सभी में है, वहां पे कंफ्यूजन मत आने देना, लेकिन आप मुझे फटाफट अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे तुरंत कि क्या होता है इनमें, क्या इसके स्टीरियोमर्स हैं, क्या आइसोमर्स हैं, और उसके बाद आपको ये सबसे पहले, चलो ठीक है ये सब छोड़ो, आपको सिर्फ ये बताना है, आपको बताना है कि इनैंशियोमर्स कौन से हैं, डायस्टीरियोमर्स कौन से, कौन एक दूसरे का स्टीरियोमर है, ये आपको बताना है। आपको दे रहा हूं केवल 2 मिनट, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद बताइए आंसर। तो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। कितना है बताओ? बता दिया है? तो ये रहे आपके आंसर्स। चलिए, ये कह रहे हैं कि A एंड B आर इनैंशियोमर्स, ये जो A और B है ये इनैंशियोमर्स हैं। अच्छा, तो चलिए इमेजिनरी हम लोग यहां पर मिरर बना देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये इनैंशियोमर है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये बना दिया है मैंने यहां पर एक मिरर। अब ब्रोमीन ब्रोमीन को दिख रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दिख रहा है, ब्रोमीन अबव द प्लेन है, यहां पे ब्रोमीन अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, यहां पे भी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। ठीक है, बाकी सारा यहां पर एक दूसरे को दिख रहा है, मिरर इमेजेस ये एक दूसरे के हैं। मार दे टिक, बोलो टिक मार दें, जी हां मिरर इमेजेस है। अब उसके बाद क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल है? यहां से उठा के अगर मैं इसे यहां रख दूं, ये बिल्कुल भी सुपर इंपोज नहीं हो रहा है, मतलब बात समझ में आ गई, सुपर इंपोज नहीं हो रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं बी और सी की। तो इसमें इमेजिनरी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहां पर एक मिरर
अब हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रोमीन को ब्रोमीन नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं आ रहा। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या? मैं कह रहा हूं नहीं। ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा टिल्ट करके लिख दूं तो शायद आएगा, लेकिन यहां पे नहीं आ रहा। ठीक है, अब ठोस सबूत देखना है तो ये रहा। ठीक है, यहां देखो, क्या यहां पर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये देखो, ये इस साइड है, वो उस साइड है। क्लियर बात है? ओके, तो यहां पे हमें ये समझ में आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो नहीं है, तो कट लगा दो। और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, मतलब ये दोनों, मतलब बी एंड सी आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? डायस्टीरियोमर्स हैं। बात साफ है? ओके, अब ए और सी को कंपेयर करते हैं। ए और सी को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ब्रोमीन को ब्रोमीन दिख रहा है, टिक। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है, टिक। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड दिख रहा है, जी हां। और यहां पे ये जो कार्बन है, इसको कार्बन नजर यहां पर नहीं आ रहा है, कार्बन उल्टी तरफ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपके आंसर सही आए हैं जो आपने कमेंट किया है? बोलो, करेक्ट है? पहचान पा रहे हो इन्हें? क्या इन लोगों को पहचानने की जो तकनीक है ये आप में जनरेट हो चुकी है? आप क्या अब बता सकते हैं कि क्या डायस्टीरियोमर होगा और क्या एनांटियोमर? ठीक है, चलो अच्छा नीचे आ जाते हैं। यहां पर ए और बी के बीच में कंपैरिजन जब होगा तो यहां पे मैं एक मिरर यहां पर बना देता हूं। ठीक है, ये है C2H5, ये C2H5 को नजर आ रहा है, ये CH3 को CH3 नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, ब्रोमीन को ब्रोमीन, ब्रोमीन को ब्रोमीन, दोनों के दोनों ब्रोमीन बिलो दी प्लेन है। यहां पर भी दोनों के दोनों ब्रोमीन बिलो दी प्लेन है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। तो क्या हम टिक लगा दें? जी हां। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं या फिर नहीं? ये आपको उठाकर मैं जैसे ही यहां रखूंगा तो ये जो C2H5 है यहां पे होगा, तो मिरर इमेजेस है लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो रहे, तो यहां पे मैं इसे कर दूंगा क्रॉस, और ये हो गए हमारे एक दूसरे के क्या? इनैंशियोमर्स। क्या बात समझ में आ रही है? वही चीज यहां पे अप्लाई करो। यहां बना दिया मैंने एक मिरर। अब देखो, C2H5 को C2H5 नजर आ रहा है, जी हां नजर आ रहा है। CH3 को CH3 आ रहा है, जी हां बिल्कुल आ रहा है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, ब्रोमीन को ब्रोमीन, एकदम डिट्टो सेम कॉपी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं। लेकिन यदि मैं इसको सुपर इंपोज करना चाहूं तो नहीं हो पाएगा, तो मतलब इनैंशियोमर तो ये एक दूसरे के है। अब यदि मैं यहां से ए को उठा लूं और यहां से सी को उठा लूं, ठीक है, और मैं कंपेयर करके देखूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इन्हें भूल जाओ और इन्हें भूल जाओ। ठीक है, मैं बॉक्स बना देता हूं भाई, कंपेयर करने में आसानी होगी। जो दोनों रेड बॉक्स में आपको नजर आ रहे हैं यहां पर मॉलिक्यूल्स, मतलब ए एंड सी, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। जब मैं ए और सी को कंपेयर कर रहा हूं तो क्या CH3 को CH3 नजर आ रहा है? यहां पे नजर आ रहा है, ये यहां होना चाहिए था तब आता, तो मतलब नजर नहीं आ रहा। क्या C2H5 को C2H5 नजर आ रहा है? नहीं, यहां पर तो CH3 नजर आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। तो क्या हम यहां पर क्रॉस मार सकते हैं? जी हां बिल्कुल मार सकते हैं। तो ये मिरर इमेजेस नहीं है, साथ ही में आप देख लीजिए सुपर इंपोज भी एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे, मतलब बात यहां पर साफ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। इसीलिए यहां पे नीचे लिखा है ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ सी एंड डी, मतलब ये ए और बी है। यदि आप इन्हें उठा ले और सी या डी दोनों से कंपेयर कर ले तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायस्टीरियोमर्स हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्या बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुका है? और यदि हां तो एक बार इसे नोट कर लो, अपनी गलतियां सुधार लो, क्या गलतियां हुई है, क्यों हुई है, वो जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।